नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सेहत आपकी में। आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए ही लेकर आते हैं हम ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत से जुड़े विभिन्न विषयों पर करते हैं चर्चा, और हर अंक में एक नया विषय लेकर आते हैं आपके लिए। तो इसी क्रम में आइए जान लेते हैं क्या है हमारा आज का विषय। और आज का हमारा विषय है बीमारियों के निदान में जांच की भूमिका। जी हाँ, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही जैसे लक्षण दिखाई देते हैं जिसकी वजह से सटीक बीमारी का पता नहीं चल पाता। वहाँ अहम भूमिका निभाता है जांच। जी हाँ, जांच द्वारा ही हम सही बीमारी को डायग्नोज करते हैं और बीमारी का इलाज करते हैं। तो आज के इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं कि जांच की क्या भूमिका होती है बीमारी के निदान में, साथ ही किस किस प्रकार की जांचें होती हैं और किस प्रकार की बीमारी के लिए किस प्रकार की जांचें होनी चाहिए। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए किस प्रकार अपने आप को जागरूक आप रख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी जानकारियां लेकर उपस्थित हैं हम आज के अपने इस अंक में अपने एक्सपर्ट्स के साथ। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ हैं क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर पी.के. गुप्ता, एक्स प्रेसिडेंट IMA लखनऊ। वर्तमान में आप यूपी मेडिकल काउंसिल के मेंबर भी हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर H.K. मिश्रा लखनऊ से। सर, आपका भी कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, ये कार्यक्रम होता है हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम, तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज के विषय से संबंधित यदि कोई जानकारी आप हमसे पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर हमें कॉल करें और आज के विषय से संबंधित प्रश्न हमसे आप पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स इस प्रकार हैं। हमारे नंबर्स हैं 0522 4015 988। एक और नंबर जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522 220 5756। तो इन नंबर्स पर आप हमें कॉल करें, और जब तक हमारे कॉलर्स हमसे जुड़ते हैं हम चलते हैं आज के अपने विषय की ओर। हमारा आज का विषय है बीमारियों के निदान में जांच की भूमिका। तो सबसे पहले डॉक्टर पी.के. गुप्ता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आज का हमारा विषय है, कि क्या भूमिका होती है जांच की बीमारियों के निदान में। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि बीमारी का इलाज में दो कंपोनेंट होते हैं। एक है डायग्नोसिस, यानी कि बीमारी की पहचान जी, और उसके बाद इलाज जी। तो अभी कई सालों पहले तक डायग्नोस्टिक अवेयरनेस कम थी, लोग जो है अंदाज से इलाज करते थे। अब जैसे जैसे मॉडर्न साइंस अपडेट हुआ है तो अब इस विषय में बड़ी चर्चा होती है और लोग भी अवेयर हैं, और हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो भी काफ़ी इस दिशा में काम कर रहे हैं कि पहले बीमारी की पहचान की जाए, जिसे हम डायग्नोसिस कहते हैं। इस डायग्नोसिस के लिए जाँच विशेषज्ञ होते हैं, विशेष रूप से पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो नेचर ऑफ डिजीज़ को बताता है। पैथोलॉजिस्ट वो होता है जो रोग विज्ञान का अध्ययन करता है और रोग से संबंधित जो जांचें होती हैं जिससे हम पहचान कर सकते हैं उसके बारे में भी उसकी जानकारी होती है। तो पैथोलॉजिस्ट का रोल यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम कोई बीमारी लेके फिजिशियन के पास पहुँचता है व्यक्ति, तो फिजिशियन उसके लक्षणों के आधार पर उसको एडवाइस करते हैं कि ये जांचें आप कराइए। उसमें कुछ रेडियोलॉजी की भी जांचें होती हैं, कुछ पैथोलॉजी की भी जांचें होती हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली हमें डायग्नोसिस की तरफ ले जाता है। और ये डायग्नोसिस जब बन जाती है तो सटीक इलाज शुरू होता है और मरीज को फिर पूरा फायदा मिलता है। हमारे साथ है डॉक्टर H.K. मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब एक मरीज अपनी प्रॉब्लम लेकर जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कैसे निर्णय करते हैं कि किस तरह की जाँच की जानी चाहिए। देखिए, इसमें होता क्या है, जैसे मरीज जब एक चिकित्सक के पास जाता है तो उसकी कुछ परेशानी होती है, कोई लक्षण होते हैं बीमारी के, उस लक्षण को लेकर के वो डॉक्टर के पास जाता है। तो अब लक्षण क्या है, लक्षण तो सीमित हैं लेकिन बीमारियां असीमित हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही बीमारी में कई लक्षण होते हैं और कई बीमारियों के एक ही लक्षण होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही पहले चिकित्सक उसकी बीमारी के बारे में पूछता है, क्या क्या लक्षण हैं, कितने समय से हैं, उसकी गंभीरता कितनी है, इसके साथ में और कोई परेशानियां तो नहीं है, बाकी पहले भी आपको कोई परेशानी तो नहीं इस तरह की हो चुकी है। हिस्ट्री लेने के बाद फिर एग्जामिनेशन करता है चिकित्सक। जहाँ चिकित्सक एग्जामिनेशन करता है कि
परेशानियों के साथ साथ में शारीरिक लक्षण कौन कौन से हैं उस मरीज में, ये देखता है। इसके बाद निर्णय करते हैं कि किन किन जांचों की आवश्यकता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा कि जैसे कोई व्यक्ति सर दर्द लेकर के डॉक्टर के पास जाता है, तो अब सर दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है खाली उसको तनाव हो सकता है नींद ठीक से ना आई हो सकता है चश्मे का नंबर गड़बड़ हो सकता है कि खाली खांसी जुकाम हो उसको, या कोई बड़ी परेशानी भी जैसे ब्रेन में इन्फेक्शन, ब्रेन ट्यूमर, इस तरह की समस्याएं भी लक्षण केवल उसका हेडेक ही हो सकता है। तो अब वो डॉक्टर कैसे निर्धारित करेगा कि किस वजह से इसको हेडेक हो रहा है? तो पहले तो हिस्ट्री हो गई, दूसरा एग्जामिनेशन हो गया, तीसरे स्टेप में फिर जांचों का रोल आता है। तो जांचों में जैसे पैथोलॉजी की जांचें और रेडियोलॉजी की जांचें। जैसे हेडेक के लिए अगर हम बताएं तो सीटी स्कैन या एमआरआई, तो सीटी स्कैन एमआरआई की जांच अगर हो जाएगी तो बहुत सारी ऐसी वजहें हैं जो गंभीर वजहें हैं वो दूर हो जाएंगी। उनका मतलब ये होगा कि इस बीमारी की वजह से इसके ये लक्षण नहीं है, फिर उसके हिसाब से डॉक्टर उसका इलाज कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब। इसी एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरा रेडियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है उनसे मेरा सवाल है जी। मैं अभी कैंसर की बीमारी से गुजर रहा हूँ, तो मेरी हर 3 महीने में पेट स्कैन या सीटी स्कैन कराया जाता है जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसके शरीर को क्या नुकसान है, इससे मैं मतलब सावधानियां बरतूं जिससे कि मुझे इसके नुकसान ना हो। जी ठीक है, क्या नाम बताया आपने? हरविलास। हाँ, हरविलास जी, सवाल बहुत अच्छा है आपका। अब देखिए, आपका कंसर्न जो है मुझे लगता है वो रेडिएशन को लेकर के है। तो रेडिएशन हानिकारक है, इसकी एक सीमा भी नहीं निर्धारित है कि कितना रेडिएशन हानिकारक है, लेकिन जरा सा भी रेडिएशन अगर होता है तो वो हानिकारक होता है। परंतु डॉक्टर जब आपको कोई जांच प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसमें रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हैं कि रेडिएशन से आपको कितना नुकसान हो रहा है, और ये जांच जब कराएंगे उसका परिणाम जब आएगा तो उससे आपको कितना फायदा होगा और उसके इलाज में कितनी मदद मिलेगी। तो इन चीजों का ध्यान में रखते हुए ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। और कोई भी डायग्नोस्टिक मॉडलिटी ऐसी नहीं है जिसका कि रेडिएशन जितना होता है वो खतरे की रेंज में आ जाए, तो वो सुरक्षित रेंज में ही रहता है। जैसे कि रेडिएशन क्या होता है कि इवन आम तौर पर भी नेचुरल प्राकृतिक रेडिएशन भी आपको मिलता है, तो लगभग वो अगर आप टेक्निकल टर्म में समझें तो लगभग 3 मिलीसीवर्ट रेडिएशन साल में हर व्यक्ति को मिलता है। अब अगर एक सीटी स्कैन की जांच हम देखें तो सीटी स्कैन एब्डोमेन में 5 से लेकर के 10 मिलीसीवर्ट रेडिएशन एक जांच में लगता है। तो वही मैंने बताया कि रिस्क बेनिफिट रेशियो को ध्यान में रखते हुए ही जांच कराई जाती है। तो इसका नुकसान बहुत कम है लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर के चिकित्सक अगर आपको सलाह दे रहे हैं 1 बार 2 बार 3 बार, तो आप इस जांच को करा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पैथोलॉजिस्ट हैं, तो एक आम इंसान कैसे जाने कि कौन सा किस पैथोलॉजी में जाना चाहिए, किस पैथोलॉजी लैब में हमें जाना चाहिए? बिल्कुल, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आजकल कई पैथोलॉजी सेंटर खुल चुके हैं। पैथोलॉजी लैब को पहले ये देखना चाहिए कि डॉक्टर कौन है वहाँ पे जी। क्योंकि एक पैथोलॉजिस्ट जो होता है वो MBBS के बाद MD की डिग्री लेने के पश्चात MCI में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको वेरीफाई करती है। तो पहली बात तो लैब के बाहर डॉक्टर का नाम होना चाहिए, और दूसरी बात मरीज को वहाँ जाके देखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या सारे उपकरण मौजूद हैं कि नहीं, डॉक्टर साहब वहाँ पे हैं कि नहीं, और जो टेक्नीशियन है वो कितना प्रशिक्षित है, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है जिसमें वो गुणवत्तापरक रिपोर्ट मिल सकती है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अभी कहीं भी बोर्ड देख के चले जाते हैं, लेकिन ये उसमें कभी कभी होता है कि वहाँ पे प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं होते हैं, लोगों को पता नहीं होता है कि पैथोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें एक डॉक्टर होता है जिसके सुपरविजन में ही टेस्ट होता है जी। तो आप जब रिपोर्ट आपको जब मिले तो आप पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर से भी मिल सकते हैं जी। अब आप अगर जेन्युइन पैथोलॉजी लैब है तो वहाँ पे एक डॉक्टर आपको मिलेगा और उस रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन भी आपको बताएगा। तो जागरूकता से ही आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा लैब या कौन सा सेंटर अच्छा है जहाँ पे प्रशिक्षित डॉक्टर भी हैं और टेक्निकल स्टाफ भी है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से कि भाई लोगों तक ये बात पहुंचे। जी बिल्कुल, जानकारियां अभी और भी हैं, बातें अभी और भी हैं। हमारा विषय है बीमारियों के निदान में जांच की भूमिका। बने रहिएगा, जाइएगा मत। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
चाचा नौकरी लग गई है, 2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद जात पात सब खत्म हो जाते हैं। अदरक कूटता हूँ तो समझो भ्रष्टाचारियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में स्टार्टअप पकता है, सारी परेशानियाँ छनकर अलग हो जाती हैं। तो तुम जैसे युवाओं को फट से नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सेहत आपकी और हमारा आज का विषय है बीमारियों के निदान में जांच की भूमिका। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं कौन है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्ते, अपना नाम बताइए, प्रश्न पूछिए। जी शिव कुमार दुबे मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम। जी शिव कुमार जी, प्रश्न पूछिए अपना। मैंने किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, शुगर, सरकारी अस्पताल और उसके 3 दिन बाद प्राइवेट में जांच, दोनों अंतर है, ये ऐसा क्यों है? जी डॉक्टर साहब, इनका कहना है कि इन्होंने जांचें करवाई हैं लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अलग अलग रिपोर्ट आई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सामान्य प्रॉब्लम है जी। कभी कभी क्या होता है कि वर्कलोड की वजह से लैब में वेरिएशन आता है, तो जब वो रिपोर्ट आती है तो फिजिशियन उसको रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि जो मरीज का जो कंडीशन है क्या उसके रिपोर्ट से मैच कर रही कि नहीं कर रही है। क्योंकि अगर वो मैच नहीं कर रहा, मिस मैच है, तो उसको रिव्यू कराने के लिए फिर वो प्राइवेट लैब में या कहीं और भी दूसरे लैब में क्रॉस चेक करने के लिए भेजते हैं जी। तो उसमें जो रिपोर्ट में वेरिएशन अगर आता है तो निश्चित तौर पे ये फिजिशियन देखते हैं कि कौन सी रिपोर्ट मरीज की अवस्था से मैच कर रही है और जो रिपोर्ट मरीज की अवस्था से मैच कर रही है उसी रिपोर्ट को वो मानते हैं। तो मेरी यही सलाह है कि आप ऐसी जगह जाएं जहाँ पे आप डॉक्टर से मिल सके, जहाँ पैथोलॉजिस्ट हों, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और एक माइक्रोस्कोप भी दिखे आपको कि वहाँ पे डॉक्टर मौजूद है, तो उसका जो टूल होता है वो माइक्रोस्कोप होता है। जैसे रेडियोलॉजिस्ट का टूल जो होता है अल्ट्रासाउंड होता है, एक फिजिशियन का टूल जो होता है स्टैथो होता है, तो पैथोलॉजिस्ट का टूल माइक्रोस्कोप है। तो वो दिखना चाहिए और आप जब रिपोर्ट आपको मिले तो आप डॉक्टर से भी मिलिए और कहीं आपको लगता है कि रिपोर्ट थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, हमको तो ऐसा नहीं लगता, कोई समस्या नहीं है, तो फिजिशियन वहीं डॉक्टर से मिल लीजिए और डॉक्टर आपको काउंसिल करके सही रास्ता भी बताएंगे और जरूरत होगी तो टेस्ट को रिपीट भी कर लेंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ है रेडियोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियोलॉजी विधा में किस किस प्रकार की जांचें होती हैं? देखिए, रेडियोलॉजी में कई सारी जांचें होती हैं जिसमें एक्सरे का उपयोग होता है और कुछ एक जांचें होती हैं जिनमें एक्सरे का उपयोग नहीं होता है। तो वो जांचें जिनमें एक्सरे का उपयोग होता है, एक तो प्लेन एक्सरे हो गया, फिर एक रंगीन एक्सरे जिसको कहते हैं, जिसमें कि कॉन्ट्रास्ट दे करके हम लोग जांचें करते हैं, फिर एक सीटी स्कैन होता है, इसमें भी एक्सरे का उपयोग होता है, एक बोन मिनरल डेंसिटी BMD डेक्सा टेक्निक से करते हैं, इसमें भी एक्सरे का उपयोग होता है, और मैमोग्राफी, इसमें भी एक्सरे का उपयोग होता है। कुछ एक और जांचें हैं जैसे कि MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें एक्सरे का उपयोग नहीं होता है, और अल्ट्रासाउंड में भी एक्सरे का उपयोग नहीं होता है। साथ ही अल्ट्रासाउंड मशीन में ही कलर डॉपलर की सुविधा भी होती है। तो ये सारी जांचें होंगी। कुछ एक और जांचें होती हैं जो कि रेडियोलॉजी मतलब एक्सरे का उपयोग होता है और दूसरे विभाग भी उसको उपयोग करते हैं, जैसे कि OPG है और CBCT है, और साथ ही जैसे इकोकार्डियोग्राफी है और बाकी और जांचें होती हैं। तो अब थोड़ा सा हम ये बताएंगे कि जैसे एक्सरे का उपयोग कहाँ करते हैं। तो एक्सरे का आमतौर पर प्रयोग चेस्ट एक्सरे करने में और हड्डियों में, जैसे कोई फ्रैक्चर है, कोई चोट लगी है, उसमें किया जाता है। अल्ट्रासाउंड का बहुत ही वाइड उपयोग किया जाता है। सबसे शरीर के किसी भाग की जांच में अल्ट्रासाउंड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग अल्ट्रासाउंड का पेट के जांचों, पेट की तकलीफ़ों में, पेट के दर्द में और प्रेगनेंसी में उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम आ जाएं CT स्कैन पर, तो CT स्कैन मेनली इमरजेंसी केसेस में या ट्रॉमा के केसेस में, जहां हमारे पास समय कम होता है और मरीज हिल डुल रहा होता है, कोऑपरेट नहीं करता है, तो हम CT स्कैन करते हैं, क्योंकि CT स्कैन की जांच कुछ ही सेकंड्स में पूरी हो जाती है। MRI का प्रयोग करने के लिए मरीज थोड़ा सा कोऑपरेटिव होना चाहिए, हिलता डुलता नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगता है। MRI जांच सबसे ज़्यादा कारगर होती है, सबसे ज़्यादा मददगार साबित होती है ब्रेन के केसेस में, स्पाइन की डिजीज़ में, बाकी जॉइंट्स में और पेट की परेशानियों में भी MRI का प्रयोग होता है।
जी, बहुत अच्छी जानकारी। इसी के साथ एक कॉलर हमसे जुड़े हुए हैं। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए, प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम जी नंद स्वरूप जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैं जानना ये चाहता हूँ जाँच करवाते हैं क्या प्रश्न? ऑडियो किसी भी टेस्ट की जो टेस्ट करवाते हैं उसकी वैधता वैलिडिटी कितने दिनों की होती है? हाँ, निश्चित तौर पे एक्चुअली मरीज की जो क्लिनिकल कंडीशन है जी, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और कभी कभी जब डिजीज़ में होता है पेशेंट तो उसकी रिपोर्ट उसी हिसाब से होगी। जी। जैसे जैसे मरीज ठीक होता जाता है रिपोर्ट भी उसी हिसाब से वैरी करता जाता है। तो वैधता तो डिपेंड करती है कि भाई वो मरीज जो है कितना क्लिनिकली इम्प्रूव कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो एक रिपोर्ट करा लिया और आप 2 महीने बाद आप करा रहे हैं तो रिपोर्ट में वेरिएशन नहीं आएगा। वेरिएशन आएगा डिपेंडिंग ऑन डिजीज़ का जो तीव्रता है, उसकी क्लिनिकल कंडीशन क्या है। इसलिए ये कहना संभव नहीं है कि उसकी वैधता क्या होगी। प्रिस्क्रिप्शन की तो वैधता हो सकती है लेकिन रिपोर्ट की वैधता नहीं होती है। वो डिपेंड करता है फिजिशियन के ऊपर कि वो मरीज की अवस्था को उस क्लिनिकल जो फाइंडिंग है और साथ में इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है उसको सबको मिला के वो देखना चाहता है कि भाई ये रिपोर्ट इस अवस्था में मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। इसलिए वैधता का कोई लिमिट नहीं है। जी, बहुत अच्छी जानकारी। और आगे हम जानेंगे महिलाओं को किस किस प्रकार की जांचें और कब कब करवानी चाहिए, एक अंतराल के बाद। हर घर पाइप से पहुंचाएंगे सस्ती गैस, ये है मोदी की गारंटी। हमारे साथ हैं डॉक्टर पीके गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पैथोलॉजी में किस किस प्रकार की जांचें होती है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब से बात हुई, रेडियोलॉजी में किस प्रकार की जांचें होती हैं, इसी तरह हम जानना चाहेंगे कि पैथोलॉजी में किस प्रकार की जांचें की जाती हैं। पैथोलॉजी में सबसे सामान्य रूप से हम ब्लड टेस्ट करते हैं। अच्छा। साथ में बॉडी फ्लूइड्स जैसे पेट का पानी हुआ, फेफड़े का पानी हुआ, इवन ब्रेन का भी जो पानी जिसको CSF करते हैं उसकी जाँच होती है, और यूरिन एग्जामिनेशन, और साथ में एक टिश्यू यानी कि कहीं अगर ट्यूमर है, कहीं ग्रोथ है तो उसका मांस का टुकड़ा निकाल के उसकी जांच होती है। और साथ में आजकल आपने देखा होगा RT-PCR कोविड के समय देखा होगा कि आपने कि थ्रोट से या नेजल स्पेसिमेन लेते थे, हम लोग मॉलिक्यूलर स्टडी करते थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट हैं ये पैथोलॉजी में किए जाते हैं। और साथ में हम नेचर ऑफ लीजन बताते हैं। अभी रेडियोलॉजी में तो एनाटॉमिकल यानी कि स्ट्रक्चरल जो चेंजेस होते हैं वो बताए जाते हैं, लेकिन उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। जैसे इन्होंने रेडियोलॉजिस्ट ने बता दिया कि ग्रोथ है, गांठ है, लेकिन वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है वो पैथोलॉजिस्ट बताते हैं बायोप्सी के माध्यम से या FNAC के माध्यम से यानी कि सुई की जांच से। तो इस दोनों का कोलैबोरेशन होता है, अल्टीमेटली डायग्नोसिस बनती है और डायग्नोसिस के बाद फिर ट्रीटमेंट सटीक होता है और मरीज को उसका लाभ मिलता है। जी, इसी के साथ एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। नमस्ते, अपना नाम बताइए, प्रश्न पूछिए। मैडम, मेरा नाम अमरचंद है, मैं राजस्थान सूरतगढ़ से बोल रहा हूँ जी। मैंने 2 दफा, 1 महीने में 2 दफा CT स्कैन डॉक्टर के कैंप पे करवाया था जी। उसके बदौलत मुझे कभी कभी चक्कर आने लग जाते हैं, उठता बैठता हूँ या चलता हूँ, तो उसके बारे में पूछना था, इसका कोई दुष्परिणाम तो नहीं हो रहा CT स्कैन कराने के बाद में? जी डॉक्टर हरिकृष्ण। हाँ, देखिए आपका भी कंसर्न जो है वो रेडिएशन को लेकर के है। जी। मैं पहले बता चुका हूँ कि रेडिएशन होता है, उसकी एक कोई सेफ लिमिट भी नहीं है, लेकिन अगर जैसे CT स्कैन आपका कराया गया तो रिस्क और बेनिफिट रेशियो को देखते हुए डॉक्टर ने कराया है। तो अगर आपकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि CT स्कैन कराया जाए, तो CT स्कैन हुआ, एक बार नहीं कोई बीमारी पकड़ में आई, फिर लगा होगा कि नहीं कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही है, तो इसलिए दोबारा कराया गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक अंतराल के बाद अगर हम कराते हैं तो जो बीमारी पहले अपनी प्रारंभिक अवस्था में रही होगी वो बढ़ करके आगे थोड़ा प्रोग्रेस कर गई होगी, तो हो सकता है उस समय पकड़ में आ जाए, इसलिए आपका 2 बार CT स्कैन कराया गया। अब रेडिएशन को लेकर के कंसर्न आपका जो है वो रेडिएशन एक सुरक्षित सीमा के अंदर ही होता है। कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसा नहीं होता है जिसमें कि रेडिएशन खतरे की सीमा में पहुंच जाए या आपको परेशान
कोई शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में कोई परेशानी पैदा करे। जी डॉक्टर पीके गुप्ता, अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं को कब कब और कौन कौन से चेकअप्स करवाने चाहिए? रूटीन चेकअप की अगर बात करें, और अगर 25 की उम्र की बात करें तो किस प्रकार के चेकअप करवाने चाहिए? यूजुअली 25 साल के बाद ही हम लोग एडवाइस करते हैं कि महिलाओं की एक्चुअली हार्मोनल समस्याएं होती हैं, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर चलता रहता है, साथ में और भी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि एक बार साल में एक बार कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि शरीर में खून की कमी तो नहीं है। इसके अलावा हम हार्मोनल ऐसे करते हैं, उसमें देखते हैं कि जो हार्मोन्स उसके हैं फीमेल हार्मोन वो प्रॉपरली सिक्रीट हो रहे हैं कि नहीं रहे हैं। इसके अलावा हम उसका विटामिन डी कर सकते हैं, क्योंकि इंडोर रहती हैं महिलाएं यूजुअली। विटामिन डी का असेसमेंट करते हैं, फिर उसका किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, और साथ में विटामिन B12 का भी आज का ट्रेंड चला हुआ है कि जो वेजिटेरियंस होते हैं उसमें B12 की कमी देखी गई है, उसके वजह से भी एक न्यूरोपैथी की समस्या होती है। इसके अलावा हम उसका बेसिक यूरिन एग्जामिनेशन ये एडवाइस करते हैं, और साथ में पैप स्मीयर एग्जामिनेशन बड़ा एक कॉमन एक विधा है, जिसमें हम बच्चेदानी के मुंह का जो सिक्रीशन है वो गायनिकोलॉजिस्ट वहाँ से स्मीयर लेके उसको हम लोग फिर पैथोलॉजिस्ट उसको एग्जामिन करते हैं। उसमें जो कैंसर है, स्पेशली बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, वो अर्ली डिटेक्ट हो जाता है और इसकी 100% जो है इलाज में मदद मिलती है। इसके अलावा हम लोग ब्रेस्ट एग्जामिनेशन प्रमोट करते हैं कि भाई महिलाएं अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, और कहीं अगर कोई गांठ जैसा कुछ महसूस हो रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करें, और डॉक्टर जो है फिर उसको मैमोग्राफी एडवाइस करते हैं। और जहाँ पे मैमोग्राफी की सुविधा नहीं है, पैथोलॉजिस्ट अगर स्किल्ड है तो वो FNAC यानी कि सुई से उस गांठ के अंदर से मटेरियल निकाल के ये बता सकते हैं कि ये गांठ जो है वो कैंसरस नहीं है या कैंसरस है। और अच्छी बात है कि अगर अर्ली डायग्नोज हो जाए तो 99% जो है इलाज संभव है आज के तारीख में। जी बिल्कुल। आगे कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैंसर स्क्रीनिंग के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, लेकिन एक अंतराल के बाद। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। हमारे साथ हैं डॉक्टर HK मिश्रा। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर स्क्रीनिंग में किस तरह के टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए, कैंसर का इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जैसे हम अगर बात करें कैंसर ब्रेस्ट की, CA ब्रेस्ट की, तो लगभग 1 लाख में 25 महिलाओं को इससे अफेक्ट हो सकती हैं। तो इसके लिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, उसके बाद मैमोग्राफी, तो 40 साल के बाद लगभग साल या 2 साल में एक बार एक्सरे मैमोग्राम करा लेना चाहिए हर महिला को, जिससे कि बहुत ही जल्दी कैंसर ब्रेस्ट का डिटेक्शन हो जाता है और उसका संपूर्ण इलाज किया जा सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, कैंसर सर्विक्स के बारे में। कैंसर सर्विक्स में पैप स्मीयर या HPV DNA की जांच करानी चाहिए। कैंसर सर्विक्स भी लगभग 20-22 महिलाएं 1 लाख में अफेक्ट होती हैं इससे, तो ये भी बहुत बड़ा कैंसर वो है, बहुत बड़ी समस्या है कैंसर की। तो इससे HPV DNA और पैप स्मीयर से इसका हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं और अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं जी। और अगला प्रोस्टेट कैंसर होता है। प्रोस्टेट कैंसर में पुरुषों में अफेक्ट करता है। इसमें सीरम PSA कर सकते हैं हम। सीरम PSA 50 साल के बाद हर पुरुष को लगभग साल में एक बार PSA करा करके इसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं और कैंसर का जल्दी पता कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब। लगातार हमारे दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, अपना नाम बताइए, प्रश्न पूछिए जी। मेरा प्रश्न ये है कि अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 3 जगह पे कराया गया, 3 जगह अलग अलग साइज बताया गया और सिम्टम्स कुछ नहीं, तो क्या इसके लिए आप क्या हेलो जी। इनका कहना है कि इन्होंने अलग अलग टेस्ट करवाया और इनके जो स्टोन हैं वो अलग अलग साइज के दिखा रहे हैं, इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसका तो देखिए एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए जी, जिसकी मशीन बहुत उत्तम क्वालिटी की हो, और कोशिश ये होनी चाहिए कि एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट के यहाँ अल्ट्रासाउंड को फॉलोअप कराना चाहिए, और अगर कहीं लगता है कि कुछ वेरिएशन है तो दोबारा फिर उन्हीं से कराइए जी।
और उनको कहिए कि सस्पेक्टेड वेरिएशन आ रहा है, तो रेडियोलॉजिस्ट अगर अच्छा रेडियोलॉजिस्ट है, क्योंकि इमेजिंग जो है वो ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है, ऐसा नहीं कि टोटली एक मशीन करती है। उसमें रेडियोलॉजिस्ट कौन है, कैसे प्रोब अपना रख रहा है, उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है मशीन की, इस पर डिपेंड करता है। तो कोशिश ये करें कि अच्छे सेंटर पे जाएं और वहाँ पे डॉक्टर से भी मिलके स्टोन के बारे में आप सलाह ले सकते हैं और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको जागरूक करने की कोशिश करते हैं, तो आइए देखते हैं क्या है आज हेल्थ टिप्स के अंतर्गत। हेल्थ टिप्स के अंतर्गत हम जानेंगे डॉक्टर एच.के. मिश्रा से कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के रूप में किस प्रकार की जांचें की जानी चाहिए और कब कब करवानी चाहिए। देखिए, यंग एज में जैसे 30-35 साल की उम्र तक अमूमन कोई बीमारी होती नहीं है, तो तब तक ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसके बाद कोशिश ये होनी चाहिए कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसको बेसिक जांचें साल में एक बार ज़रूर करा लें। इसका रोल इसलिए आता है कि जैसे ऊपर से तो आदमी स्वस्थ है, लेकिन अगर हम 1000 आदमी का कोई भी जांच कराएं तो हो सकता है उसमें से कुछ एक लोगों को छुपी हुई बीमारियां निकल करके आ जाएं, और वो बीमारी जब निकल के आएगी उसका अर्ली स्टेज में इलाज किया जाएगा तो इलाज सफल होगा। तो अब क्या क्या जांचें करानी चाहिए, इसमें कुछ एक ब्लड की जांचें होती हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट CBC, उसके बाद लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल, मतलब लिपिड प्रोफाइल के साथ ही यूरिन की जांच, स्टूल की जांच, ECG और चेस्ट एक्सरे, एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, इतनी जांचें, और शुगर, फास्टिंग PP, ये जांचें हर व्यक्ति को साल में एक बार जरूर करा लेनी चाहिए। और इसके साथ ही महिलाओं में जैसा कि कैंसर स्क्रीनिंग के लिए बताया गया, ब्रेस्ट मैमोग्राम और पैप स्मीयर, और अगर पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में बोन हेल्थ के लिए बोन मिनरल डेंसिटी BMD टेस्ट कराना चाहिए, और पुरुषों में 50 साल के बाद PSA टेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए PSA टेस्ट कराना चाहिए। दर्शकों, हमें उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आ रहा होगा, लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई सुझाव है, कोई जानकारी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई फीडबैक आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया के इन माध्यमों के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे एक्सपर्ट्स जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नए अंक में नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।